नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद बदल गए हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है, सरकार बन गई है और अब संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण भी किया जा चुका है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी संपन्न हो गया है। साथ ही 10 वर्षों के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष भी बन गए हैं और नेता विपक्ष बने हैं राहुल गांधी। और खास बात यह है कि पिछले 10 वर्ष से यानी 2014 का लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी लोकसभा में, 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, यानी 543 कुल लोकसभा सदस्यों का 10% कांग्रेस को सीट नहीं मिला था। इसलिए संसदीय परंपरा के अनुसार, कानून के अनुसार नेता विपक्ष पिछले 10 वर्षों तक कोई नहीं था। लेकिन अब की बार 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम में कांग्रेस को 99 सीटें मिली और 543 का 10% होता है 54 लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। इसलिए अब की बार कांग्रेस उस योग्यता को क्वालिफाई करते हुए अपने नेता विपक्ष राहुल गांधी को नियुक्त कर चुका है और इसकी घोषणा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 25 जून को किया और उसकी सूचना प्रोटेम स्पीकर को सोनिया गांधी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन है पार्टी की, उन्होंने चिट्ठी लिख के प्रोटेम स्पीकर को सूचित किया। और आज जब संसद में लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, हालांकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था ओम बिरला के खिलाफ, सुरेश जी को, लेकिन आपस में विपक्ष में एका न बन सका। इसकी वजह से ओम बिरला वॉइस वोट से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। और उसके बाद 2 चीजें जो हम सब ने देखा कि एक एलओपी बनने के बाद जो बदलाव आता है, पहला, जब नए लोकसभा स्पीकर को उनके चेयर तक ले जाया जाता है तो उसकी एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यानी ओम बिरला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मिलकर लोकसभा स्पीकर को उनके चेयर तक सम्मान के साथ पहुंचाया। और वो जो पिक्चर है जो आपने देखा होगा सारे चैनलों पे, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और उसी पिक्चर में आप देखेंगे जो एक अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण पिक्चर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं। और तीसरी बात कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी स्पीकर को बधाई देते हुए लोकसभा में अपना भाषण देते हैं। तो कहने का मतलब, लोकसभा में हाउस के नेता प्रधानमंत्री होते हैं,
विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो 10 वर्षों के बाद ये कार्य पूरा हुआ और कांग्रेस के राहुल गांधी उस पद को स्वीकार करते हुए आज पहले दिन उन्होंने अपने कार्य का संपादन किया, भाषण भी दिया, स्पीकर को बधाई भी दिया और स्पीकर को उनके चेयर तक ले जाने में प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ अपना कर्तव्य भी निभाया। और इसलिए मेरा सवाल है कि क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद बदल गए हैं? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी क्षेत्र में, खास करके राजनीति में भी। भले मतभेद हो, जितना भी विरोध हो, लेकिन संसदीय परंपरा में लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो लोकतांत्रिक सरकार में सरकार की भूमिका तो है ही है, लेकिन विपक्ष और विपक्षी दल के नेता की भी भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। भेद हो सकता है, लेकिन भेद के साथ सहमति बनाना बड़ा ही आवश्यक और अनिवार्य होता है सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। और यही कारण है कि संसद के कानून सैलरी एंड अलायंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, जिसके हिसाब से लोकसभा में या संसद में विपक्ष के नेता को वही दर्जा मिलता है जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को दिया जाता है। जैसे हम आपसे सुनाना चाहेंगे कि किस तरह के उनके सुविधा प्रदान की जाती है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोअर हाउस, Rahul Gandhi will have key responsibilities like participating in the appointment process for officials such as the CBI Director, the Chief Election Commissioners, the National Human Rights Commission Chairperson and the Chief Vigilance Commissioner. और आगे है ऑन द सिलेक्शन पैनल, ये जो सिलेक्शन पैनल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होगा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर का होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स के कमीशन के चेयरपर्सन का होगा। ऑन द सिलेक्शन पैनल्स फॉर मोस्ट ऑफ दीज अपॉइंटमेंट्स द गवर्नमेंट हैज 2-1 एडवांटेज। इसका मतलब है एज इट कंप्राइजेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and a union minister of India, but as leader of opposition Rahul Gandhi will have a say also। यानी ये हुआ इसका अर्थ कि यदि सीबीआई डायरेक्टर के नियुक्ति के संबंध में पैनल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के नियुक्ति के पैनल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन के पैनल, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पैनल, इस पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और यूनियन मिनिस्टर होंगे। माने ये कि प्रधानमंत्री को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की सहमति लेना अनिवार्य होगा, उनसे पूछना होगा। और ये खास बात लीडर ऑफ अपोजिशन होने से होता है। और एक बात और आपको बताएं कि ये कांग्रेस पार्टी में, चाहे उसके गांधी परिवार में कहिए, राहुल गांधी तीसरे व्यक्ति है जो अपने परिवार में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भार उन्होंने स्वीकार किया है। आज वो बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। इससे पहले जब राजीव गांधी 1989 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय 1989 और 90 में
राजीव गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे और दूसरी बार सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की मां हैं वो बनी थी लीडर ऑफ अपोजिशन 1999 से लेकर 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कुल मिला के गांधी परिवार से राहुल गांधी तीसरे व्यक्ति हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को उन्होंने संभाला है। अब पार्लियामेंट लाइब्रेरी के हिसाब से देखें कि लीडर ऑफ अपोजिशन को किस तरह का सम्मान दिया जाता है, किस तरह का अधिकार दिया जाता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा उनकी बराबरी होती है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। जितनी भी सुविधाएं हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को सारी सुविधाएं लीडर ऑफ अपोजिशन को दी जाती है। जैसे द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑक्युपाइज अ सीट इन द फ्रंट रो लेफ्ट टू द चेयर। चेयर का मतलब जो लोकसभा स्पीकर जहां बैठते हैं उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। राइट साइड में सरकारी बेंच होता है जिसका नेतृत्व संसद के लोकसभा के नेता यानी प्रधानमंत्री होते हैं, और उनके साथ जो सीनियरिटी के जो मंत्री होते हैं जैसे राजनाथ सिंह होते हैं, अमित शाह होते हैं, वो बैठते हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखेंगे स्पीकर के लेफ्ट साइड में जो चेयर्स होते हैं वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठते हैं। ये सुविधा अब राहुल गांधी को मिलेगी। मीन्स she also enjoyed certain privileges on certain occasions like escorting the speaker elect to the rostrum and a seat in the front row at the time of the address by the president to both the houses of parliament। जब भारत की राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रंट बेंच पर बैठेंगे यानी चेयर पर बैठेंगे। और उसके बाद यदि आप सैलरी और अलाउंसेस की बात करें, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि 1977 का सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट है, माने एन एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन गेट्स अ सैलरी एंड हैज सेवरल फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज एट हिज हर डिस्पोजल अंडर द सैलरी and allowances of leaders of opposition in Parliament Act 1977। Means राहुल गांधी as a leader of opposition उनको मिलेगा 3,30,000 सैलरी। He will also get security at the level of cabinet minister। This means this may include a Z+ security cover। He will get a government bungalow similar to that of a cabinet minister according to an report that has been mentioned in the 1977 act। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी गठबंधन को 10 वर्षों के बाद लोकसभा में अपोजिशन लीडर का दर्जा मिला है, चूंकि कांग्रेस को 99 सीट लोकसभा चुनाव में मिला है। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी बदल गए हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर यदि आप देखें तो 20 वर्षों का है। पहली बार वो लोकसभा चुनाव जीते थे 2004, 2009 दूसरी बार और 2014 तीसरी बार। 2019 में चौथी बार जीते, लेकिन 2 जगह से चुनाव लड़ा उन्होंने। अमेठी में वो हार गए, स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया, लेकिन केरल के वायनाड से वो चुनाव जीत गए। यानी 4, 9, 14, 19 और 5वीं बार अब की बार उन्होंने 2 जगह से फिर से चुनाव लड़ा, एक वायनाड से और दूसरा रायबरेली से। वायनाड से भी वो चुनाव जीत गए, रायबरेली से भी जीत गए, लेकिन राहुल गांधी ने अपना रायबरेली को रखा है लोकसभा क्षेत्र को, क्योंकि उनके दादा दादी और उनकी मां तीनों वहां पर लगभग 11 बार पूरे परिवार ने रायबरेली को लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है। और उन्होंने घोषणा की है कि वायनाड का सीट उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, चूंकि
राहुल गांधी एक सीट रिटेन कर सकते थे, वायनाड से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब यदि आप देखेंगे दूसरी बात, पार्टी में जहां तक सवाल है, राहुल गांधी पहली बार कांग्रेस पार्टी में 2007 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे, जनवरी 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे, दिसंबर 2017 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने मोरल ग्राउंड पे, चूंकि खुद भी हार गए थे 2019 में अमेठी से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दो कार्य उन्होंने किए। एक तो 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, सितंबर 7 2022 से लेकर 30 जनवरी 2023, जिसमें राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की। उसके बाद 2024 में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया राहुल गांधी ने, जिसकी शुरुआत मणिपुर से मुंबई तक हुआ और शुरुआत हुई उसकी 14 जनवरी 2024 और संपन्न हुआ 16 मार्च 2024 को। और उस यात्रा में उन्होंने 6700 किलोमीटर यात्रा की। अब सवाल उठता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऐसे राहुल गांधी के पिछले 20 वर्ष में आया है मौका जहां पर उनके हल्केपन को देखा गया है। जैसे मसलन उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, और कई ऐसे मौके आए कि जब उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट दिया कि लोगों को लगा कि राहुल गांधी इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो हल्का स्टेटमेंट था। लेकिन चूंकि पहली बार अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने जा रहे हैं, यानी एलओपी का पद संवैधानिक पद होता है। इतने जो मैंने आपसे साझा किया कि उनका कैबिनेट रैंक होता है, उनको बहुत सुविधाएं दी जाती है, फ्री एयर टिकट दिया जाता है, फ्री ट्रेन टिकट दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती है कैबिनेट मिनिस्टर की। कारण सिर्फ ये है कि वो विपक्ष के नेता होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं लोकसभा में, जिनका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा होता है। इसलिए आज पहले दिन का बॉडी लैंग्वेज देख के तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी बदल गए हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये तो पहला दिन है, आगे क्या होगा? क्या राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद और गरिमा के हिसाब से आगे अपनी यात्रा जारी रखेंगे, या पहले की तरह फिर से कुछ इस तरह के बात कहेंगे जिसको लेके लोगों को लगेगा कि फिर से वही बातें हैं? लेकिन हम आशा करते हैं और उन्हें हम बधाई भी देते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए देश को चलाने के लिए, संसद को चलाने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी को यह मौका मिला है कि अपने संवैधानिक पद को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही हम अपनी बात आपसे साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।